11 अगस्त 1979 गुजरात के मोरगी शहर में जब माचू डैम टूटा था तो इससे आने वाले मलबे और फ्लैश फ्लड में तकरीबन 25,000 लोगों की जानें चली गई थी। ये जानें फ्लैश फ्लड और मलबे से गई थी और इसके शांत होने के बाद उस टाइम के गुजरात के सीएम माधव सिंह सोलंकी जब अपना हेलीकॉप्टर लेके हजारों डेड बॉडीज के ऊपर से गए थे तो हजारों मृत पड़े शरीरों से इतनी ज्यादा मात्रा में स्मेल आ रही थी कि पायलट को वहीं से हेलीकॉप्टर को मोड़ना पड़ा, क्योंकि वो स्मेल इंसानियत सहन शक्ति से बाहर थी। अगस्त का दिन मोरबी के लोगों के लिए विनाश का संदेश लेकर ही आया। पूरे क्षेत्र के जनजीवन को तहस नहस कर गया। 2 गांव का नामो निशान तक नहीं रहा। असंख्य परिवार पूरे के पूरे ही बह गए। पूरे इंसान जो है वो टेलीफोन वायर पे लटके हुए थे, इलेक्ट्रिक वायर पे लटके हुए थे और हजारों की तादाद में लाशें पड़ी हुई थी। सेम एक और विनाशकारी आपदा हमारे दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार बैठी है और वो दुर्घटना 35 लाख लोगों की जानें ले सकती है। इसे प्रॉपर टाइमिंग से रोकना काफी ज्यादा जरूरी है। तमिलनाडु में स्थित 130 साल पुराना डैम मुल्ले पेरियार डैम टूटने की कगार पे है और अगर ऐसा हो जाता है तो उसके आसपास के इन 5 डिस्ट्रिक्ट के 35 लाख लोग बाढ़ में डूबकर मरने की कगार पे आ सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भी इस मुल्ले पेरियार डैम को लेकर इंडियन गवर्नमेंट को एक वार्निंग इशू की है। इसके अलावा भी आईआईटी रुड़की, केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इंडियाज लॉयर एसोसिएशन और ना जाने कितने ही टॉप इंस्टीट्यूट ने इस मुल्ले पेरियार डैम के रिगार्डिंग इंडिया को वार्न किया है। मुल्ले पेरियार डैम एक ग्रेविटी डैम है और इस कैटेगरी के डैम को हर 50 साल में एक रेनफोर्स्ड मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि इस डैम को 1895 में बनाया गया था। मतलब आज इसके रिक्वायर्ड मेंटेनेंस टाइम से लगभग 3 गुना ज्यादा टाइम हो चुका है, क्योंकि आज इसे ऑलमोस्ट 130 साल हो चुके हैं और अब तक इसके रेनफोर्समेंट का मेंटेनेंस नहीं किया गया है। आईआईटी रुड़की के इंजीनियर्स का तो ये कहना है कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया में 6.5 रिक्टर स्केल्स का एक भूकंप आता है तो ये डैम तुरंत ही कोलैप्स हो जाएगा। इस डैम की अगर आप लोकेशन भी देखोगे तो ये पूरा एरिया आपको एक मेजर अर्थक्वेक प्रोन जोन दिखाई देगा। तो ऐसा क्या हो चुका है हमारे देश में कि एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्टिव डिजास्टर हमारे दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार बैठी है और हमारी 2 स्टेट की गवर्नमेंट केरला और तमिलनाडु डैम के चलते एक दूसरे पर पलड़ा झाड़ रहे हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट इन दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास बिष्ट और स्वागत है आपका इस वीडियो में। मुल्ले पेरियार डैम एक्चुअल में केरला की टेरिटरी में आता है, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट केरला की टेरिटरी के इस डैम में आखिर क्यों इंटरफेयर कर रही है और केरला गवर्नमेंट क्यों आखिर तमिलनाडु गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्टेशंस रख रही है कि वो केरला में आके केरला की टेरिटरी में पड़ने वाले इस डैम का मेंटेनेंस करे। एक्चुअल में इस डैम की कहानी इतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 1890s में जब इंडिया ब्रिटिश राज के अधीन था तो केरला और तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। तो तभी तमिलनाडु के कुछ एरियाज में मेजर ड्राउट्स आने लगे थे, सूखा पड़ने लगा था। मदुराई, थेनी, शिवगंगा, रामनाथपुरम, ढिंगीगुल, ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु में आते थे ये आज तक भी ड्राउट प्रोन एरिया ही है। लेकिन तब तो इनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब थी। तो इनके इस सूखे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तब के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ब्रिटिश इंडिया ने इस साम्राज्य के राजा के साथ एक डील साइन की, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स का प्लान था कि पास ही की एक नदी पेरियार नदी जो कि वेस्ट की तरफ केरला में बहती है, उसके बहाव को अगर मोड़ा जाए तो थोड़ा सा पानी पास के राज्यों में भी पहुंच सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जमीन ट्रेवनकोर राजा की थी, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने ट्रेवनकोर राजा के साथ एक डील साइन की, जिसके अनुसार ब्रिटिशर्स यहाँ के ड्राउट्स की प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर देंगे, लेकिन बदले में 3500 हेक्टेयर्स की जमीन ब्रिटिशर्स को 999 साल के लिए लीज पे चाहिए। ब्रिटिशर्स ने वेस्ट की तरफ बहने वाली इस नदी पे एक मुल्ले पेरियार डैम बनाया, जिसके कारण ये जितने भी डाउट प्रोन एरिया थे उन सभी तक पानी पहुंचने लगा और इसी डैम की वजह से इन जगहों की स्थिति आज और भी ज्यादा सुधरी हुई है, क्योंकि यहाँ इस डैम की वजह से पानी पहुंच जाता है। लेकिन पार्टीशन जब हुआ तो इससे एक प्रॉब्लम हो गई। ईस्ट का ये एरिया बन गया तमिलनाडु और वेस्ट का ये एरिया बन गया केरला और हमारा मुल्ले पेरियार डैम फंस गया इन दोनों राज्यों की टेरिटरी के जस्ट लगभग बीच में। ये डैम आज भी खड़ा तो केरला की टेरिटरी में है, लेकिन प्रॉब्लम ये तमिलनाडु गवर्नमेंट की सॉल्व करता है, इसीलिए इसकी ओनरशिप तमिलनाडु गवर्नमेंट के पास है और यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
वेल ये प्रॉब्लम भी 1979 तक कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, जब तक कि डैम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेकिन इसके बनने के 80 साल बाद जब यहाँ क्रैक्स डेवलप होने लग गए तो इन क्रैक्स से पानी लीक होने लगा। अब ऑलरेडी ये बात वहां के लोकल्स को परेशान कर ही रही थी कि 1979 में एक और प्रॉब्लम इंडिया में दस्तक दे चुकी थी, और वो मोरगी डैम का टूटना था। क्योंकि 1979 में गुजरात के मोरगी डिस्ट्रिक्ट में माचू डैम टूट गया था और इससे 25,000 लोगों की जानें चली गई थी। और इसीलिए आप सोच सकते हैं कि 1979 की इस डिस्ट्रक्टिव डिजास्टर से वहां की आम जनता कितनी पैनिक हो गई होगी। अब पर्टिकुलरली केरला में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये डैम पेरियार नदी पे बना हुआ है और वो वेस्ट की तरफ, जैसा कि मैंने कहा, केरला में बहती है। तो अगर भगवान ना करे और ये डैम फटता है तो इससे आने वाले फ्लैश फ्लड और मलबे से केरला को ही हिटिंग होगी। और इसीलिए केरला के आम लोगों ने 1979 में भी इस डैम को रिप्लेस करने की सरकार से मांग उठाई थी। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उस दौर यानी 1979 में ही 23 करोड़ रुपए खर्च करके इस डैम के अराउंड 10 मीटर चौड़ी एक रेनफोर्स कंक्रीट की वॉल लगा दी थी। कहने का मतलब ये है कि इसकी दीवार को और भी थोड़ा मजबूत कर दिया था। लेकिन इस मेंटेनेंस के बाद 4.5 रिक्टर स्केल का एक भूकंप केरला में दस्तक दे चुका था, जो कि इस डैम के अराउंड का ही एरिया था। आमतौर पर किसी भी डैम के फटने का कारण सबसे पहला भूकंप ही होता है, इसीलिए वहां के लोग इतनी ज्यादा मात्रा में घबरा गए थे और पैनिक हो गए थे। अब लोगों की मांगे भी उठने लग गई थी कि सिर्फ डैम की दीवारों को मजबूत करने से कुछ नहीं होगा, हमें एक और नया डैम बना के दो। और इसी मांग को लेकर इन दोनों राज्यों में, केरला और तमिलनाडु में, पॉलिटिक्स ही चालू है। केरला गवर्नमेंट को इस मुल्ले पेरियार डैम को लेकर दो मांगे हैं, या तो इस डैम का पानी कर दो या तो फिर एक नया डैम हमें बना कर दो। लेकिन उस डैम का कंस्ट्रक्शन केरला गवर्नमेंट अपने हिसाब से ही करेगी, जिसके अनुसार 1895 में जो तमिलनाडु की जमीन लीज पर दी गई थी उसके बाहर केरला गवर्नमेंट एक डैम बनाएगी। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट का इसके बारे में एक अलग स्टैंड है। तो सबसे पहले तो उन्होंने केरला गवर्नमेंट पे एलिगेशंस लगाए हैं कि हम ऑलमोस्ट हर साल मुर्रे पेरियार डैम की मेंटेनेंस करते हैं, लेकिन केरला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उनके काम में अड़ंगे डालता है। वो उन्हें वहां पर घुसने भी नहीं देता है और उनका कहना यह है कि ना तो वो एक डैम नया बनने देंगे और ना ही स्टोर किए गए पानी का लेवल वो कम करने देंगे। क्योंकि अगर पानी का लेवल कम होता है तो तमिलनाडु के वो डिस्ट्रिक्ट जो इसी डैम पे डिपेंडेंट है उनमें सूखा पड़ सकता है, उन तक पानी नहीं पहुंच पाएगा और वो एक बार फिर ड्राउट प्रोन एरिया बन सकते हैं। उन्होंने केरला गवर्नमेंट पर एक और एलिगेशन लगाया है कि वो जानबूझकर लीज किए गए लैंड से बाहर एक और डैम अपनी प्रॉपर्टी पर इसलिए कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं जिससे उस डैम पर तमिलनाडु गवर्नमेंट का कंट्रोल एकदम ही पूरी तरह से खत्म हो जाए। इससे बेसिकली एक तो केरला गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि तमिलनाडु के इन 5 डिस्ट्रिक्ट में कितना पानी भेजना चाहिए और कितना नहीं, और दूसरी तरफ इस डैम से 1000 करोड़ रुपीस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और तमिलनाडु गवर्नमेंट का इस बारे में कहना है कि इस सारे पैसे की ओनरशिप भी केरला गवर्नमेंट के पास ही चली जाएगी अगर केरला गवर्नमेंट अपनी मनमानी करेगी। आप भी अगर इन दोनों गवर्नमेंट की बातें सुनोगे तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि कौन सही है और कौन गलत है, और ये काम आपका होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसके लिए कई जुडिशियरी बॉडीज है जो इस पे अपना डिसीजन दे सकती है। लेकिन इससे एक बात तो फिक्स है कि इन दोनों स्टेट की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे पर पलड़ा झाड़ रही है। और मेरा पॉइंट भी एग्जैक्टली यही है कि अगर ये डैम फटता है तो वहां अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? वहां की आम जनता का। वहां जाने किसकी जाएगी? वहां की आम जनता की। आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस दैट अगर ये प्रॉब्लम इंडिया में दस्तक देती है तो ये डिजास्टर इतनी बड़ी डिजास्टर होगी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट शायद ही इसे संभाल पाएगा। ऑफिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 35 लाख से भी ज्यादा लोग इस डैम के चलते अपनी जानें गंवा सकते हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। और ये सब जानते हुए भी इन दोनों स्टेट की गवर्नमेंट इस डैम की मरम्मत नहीं कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल रीजंस। और ये इशू सिर्फ तमिलनाडु गवर्नमेंट या केरला गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है। इंडिया में तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया ही इसलिए जाता है ताकि इलेक्शन से पहले 2 फोटोज कोई भी पॉलिटिशियन उसके साथ खिंचवा ले जिसकी गवर्नमेंट ने उसे बनाया है, ताकि कर्जे में पड़ा किसी पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक प्रॉफिट में आ जाए। हमारे पॉलिटिशियंस के मन में ये बात क्यों है
कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं ये इलेक्शंस के लिए नहीं, ये पब्लिक यूज़ के लिए बनाए जाते हैं। ये इसलिए नहीं बनाए जाते हैं ताकि इससे पहले आप इनके साथ 2 फोटोज़ खींच लो और अपनी गवर्नमेंट की अचीवमेंट के रूप में इसे छाप दो। ये पब्लिक यूज़ के लिए बनाया जाता है और इसमें पब्लिक सेफ्टी का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। पॉलिटिशियंस की समाज सेवा में हमेशा पर्सनल टास्क को क्यों प्रायोरिटाइज किया जाता है? 2013 में तमिलनाडु एयरपोर्ट का एक टर्मिनल बनाया गया क्योंकि 2014 में इलेक्शंस आने वाले थे। 2014 में ही यहाँ की गवर्नमेंट ने इस इवेंट को इनॉग्रेट किया। 2014 में वो पार्टी जिसने इस टर्मिनल को बनवाया था वो तो चुनाव जीत गई थी, लेकिन 2015 में ही ये कोलैप्स हो गया था। कहने का मतलब ये है कि एक गवर्नमेंट का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 साल तक एक गवर्नमेंट राज कर सकती है। लेकिन जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पे इस पॉलिटिकल पार्टी ने वोट बंटोरे थे वही इंफ्रास्ट्रक्चर मात्र 2 साल तक चला, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा 2015 में ही इसकी सीलिंग कोलैप्स हो गई थी। सेम थिंग 2013 में कोलकाता में बने एक फ्लाईओवर के चलते IIT खड़गपुर ने बंगाल गवर्नमेंट को कई बार सचेत किया था कि ये फ्लाईओवर कभी भी कोलैप्स हो सकता है, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि इसके 3 साल बाद ये फ्लाईओवर कोलैप्स हो गया और इसमें 27 लोगों की जानें चली गई थी। ये एक काफी अच्छा एग्जाम्पल था जिससे हमारे पॉलिटिशियंस को सीखना चाहिए था। लेकिन एक आम आदमी की जान से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक तुच्छ सा आदमी जो 500 रुपए की दिहाड़ी लेता है वो अगर उनकी लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। हिंदी वर्सेस तमिल, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, केरला वर्सेस तमिलनाडु और नॉर्थ वर्सेस साउथ से अगर इन सारे पॉलिटिशियंस को वोट मिलना बंद हो जाए तो तब ना ये किसी प्रोजेक्ट पर ईमानदारी से काम करके अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा एक आम आदमी की जान इनके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मैटर करता है। मिलते हैं आपको एक और कहानी के साथ एक और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।